आज राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री केसीआर की अध्यक्षता में आज दोपहर 3 बजे सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर के नए सचिवालय में उद्घाटन के बाद होने वाली यह पहली मंत्री स्तरीय बैठक है। ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार द्वारा 2 जून से 21 दिनों तक आयोजित होने वाले तेलंगाना राज्य अवतार दशक समारोह पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। राज्यपाल की कोटे में MLC का चयन, राज्यपाल द्वारा खारिज किए गए विधायकों को फिर से मंजूरी देने के लिए विधानसभा बैठकें आयोजित करना, राज्य के 10वें वर्ष में प्रवेश करने के शुभ मुहूर्त में लोगों को लाभान्वित करने वाली किसी भी नई योजना की घोषणा हो सकती है। सीएम केसीआर ने BRS की व्यापक पैमाने पर हुई बैठक में एक अहम टिप्पणी करी और यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य में अब तक हुए चुनाव में BRS को 105 सीटें मिली है। उन्होंने पार्टी नेताओं को सुझाव दिया कि लोगों को बता देना है कि काफी है कि उन्होंने क्या किया है जो उन्हें जिताएगा। वे लोगों को बताना चाहते हैं कि पिछले 10 सालों में सरकार ने क्या किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में तेलंगाना आने से पहले के हालात और पिछले 10 साल में हुए विकास के बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में चुनाव होंगे और नेताओं को निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित रहना चाहिए। केसीआर ने आलोचना करी कि कांग्रेस के पिछले 70 वर्षों में लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, लोग उन पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। मंत्रियों की सलाह दी जाती है कि वे संबंधित जिलों में तेलंगाना दशक समारोह की निगरानी करें और इसी बैठक में पार्टी के विधायक, सांसद, MLC और अन्य ने हिस्सा लिया। मंत्री केटीआर मौजूद नहीं थे क्योंकि वह अमेरिका की यात्रा पर थे। राज्य के ऊर्जा मंत्री जगदीश रेड्डी ने कहा है कि BRS सरकार ने एक दशक के भीतर तेलंगाना में वह काम किया है जो एक सदी में किया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना राज्य दशक समारोह के प्रबंध के साथ साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टी नेताओं को दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी ने ऐसे चमत्कार और जीत हासिल करी है जो इन 10 सालों में अब तक देश की किसी भी पार्टी ने नहीं करी है। केसीआर ने सुझाव दिया कि अब तक किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचाया जाए। BRS सरकार की उपलब्धियों को पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने कई क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल करी है। उन्होंने याद दिलाया कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ अन्य राज्यों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने तेलंगाना सरकार द्वारा लागू की गई विकास और कल्याणकारी योजनाओं की प्रशंसा करी है। सरकार अगले महीने मृगशिरा करने के अवसर पर उत्सवी माहौल में मछली पूर्ण महोत्सव आयोजित करने के लिए भारी व्यवस्था करेगी। मत्स्य विभाग के तत्वाधान में 8, 9, 10 जून को सभी जिला केंद्रों पर इस महोत्सव के आयोजन के आदेश जारी कर दिए गए हैं और इसी मौके पर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, BR अम्बेडकर ने मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ तेलंगाना सचिवालय में समीक्षा करी है। मंत्री ने सुझाव दिया कि उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए और मछली पूर्ण उत्सव आयोजित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि तेलंगाना में दूसरे राज्यों की शराब की बोतलें देखने को मिल रही है। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों ने पिछले सप्ताह से शमशाबाद हवाई अड्डे पर अन्य राज्यों की शराब की 1330 बोतलें जब्त करी हैं। कहा जाता है कि गोवा और हरियाणा से बिना लेबल वाली शराब की बोतलें यहां अवैध तरीके से लाकर यहां बेची जाती है। मंत्री ने स्पष्ट करा है कि राज्य में बिना अनुमति के दूसरे राज्यों से शराब बेचना अपराध है। मंत्री ने कहा कि डिपो से आपूर्ति की जाने वाली शराब भी सुरक्षित है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने चेतावनी दी है कि शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने इस अवसर पर आबकारी अधिकारियों को उनकी चातुर्य के लिए बधाई दी है। मंत्री केटीआर ने लंदन दौरे के तहत मंत्री केटीआर UK में NRI BRS सेल के महासचिव और UK की तेलंगाना एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर के घर गए थे। हालांकि NRI रत्नाकर ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर मंत्री केटीआर के अपने घर आने पर खुशी जाहिर करी है। NRI रत्नाकर ने उनके वीडियो पर टिप्पणी करी कि अगर भगवान उनकी प्रार्थना सुनेंगे तो उन्हें दया आएगी और फिर जीवन में कुछ चमत्कार होगी। रत्नाकर ने वीडियो में कहा कि मंत्री केटीआर लंदन में अपने घर आए और NRI के घर गए। मंत्री केटीआर रत्नाकर ने परिवार के साथ काफी समय बिताया। रत्नाकर के बेटे रानव की खिल्ली उड़ाई गई। मंत्री केटीआर ने बच्चे को अपने कंधे पर बिठाया और सुलाने की कोशिश करी। NRI ने अपने ट्वीट में कहा है कि मंत्री केटीआर ने उनके परिवार को आशीर्वाद दिया है। CS ने कहा है कि 15 जून से सिंचाई विभाग की जमीनों में पौधे रोपने की प्रक्रिया शुरू की गई और
शांति कुमारी ने अधिकारियों के आदेश दिया है। उन्होंने सचिवालय में सिंचाई, पंचायत राज व वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर पौधरोपण का जायजा लिया है। अधिकारियों ने कहा है कि अतिरिक्त कलेक्टरों, जिला वन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों और DRDO की टीमों ने क्षेत्र का दौरा किया और नहरों के किनारे पौधे लगाने के लिए 398 ब्लॉकों की पहचान करी और उन्होंने कहा कि वन एवं ग्राम पंचायत की नर्सरियों में तैयार लकड़ियां एवं फलों के पौधे उन क्षेत्रों में रोपे जाएंगे। 3 एकड़ से अधिक क्षेत्र में रोपण के लिए सीएच तैयार करे सैंपल। उन्होंने कहा कि गांव के आसपास के क्षेत्रों में फलों के पेड़ लगाए जाए। मुख्य सचिव ने 3 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले क्षेत्रों के आसपास प्रोटेक्टिव ट्रेचिंग की व्यवस्था के लिए मॉडल विकसित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बंडी संजय ने ये कहा कि तेलंगाना बनने से सिर्फ केसीआर के परिवार को फायदा हुआ। जन्म के 10 साल सिर्फ उन्हीं को मनाया। बंडी ने हैदराबाद के निजाम कॉलेज मैदान में भाजपा द्वारा खेलो भारत जीतो भाग्यनगर नाम से आयोजित खेल प्रतियोगिता का दौरा किया है। क्रिकेट फाइनल मैच के दौरान उसने खिलाड़ियों के साथ शोर मचाया। इस मौके पर उन्होंने केसीआर सरकार की आलोचना करी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने सवाल कराया कि भाजपा में सब कुछ ठीक है, विधायक एटेला राजेंद्र राष्ट्रीय नेताओं से मिलने दिल्ली जाते हैं तो ये गलत है। उन्होंने साफ किया है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं से कोई भी कभी भी मिल सकता है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों का तेलंगाना चुनाव से कोई संबंध नहीं है। अगर कांग्रेस कर्नाटक में जीतती है तो वे इतनी जल्दी में है जैसे कि उन्होंने पूरे देश में जीत हासिल करी हो। बंडी संजय ने सवाल किया कि तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कर्नाटक चुनाव के लिए पैसा भेजा था। अगर कांग्रेस मजबूत थी तो पार्टी का दुब्बका हुजराबाद और मुनुगोडू में जमा राशि क्यों नहीं मिली? केंद्र में अलावा 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। पिछले कुछ दिनों से प्रमुख कंपनियों में कर्मचारियों की बर्खास्तगी का सिलसिला जारी है। आर्थिक मंदी की आशंकाओं के कारण इस साल की शुरुआत से अब तक कई कंपनियां 18,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी है। वही हाल ही में अमेज़न ने फिर से छंटनी की तैयारी कर ली है और इस खबर ने कई कर्मचारियों के होश उड़ा दिए और हर किसी को अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा है। देखना यह है कि आखिर अब कितने लोग बेरोजगारी की मार झेलने को मजबूर होते हैं। दिनों से प्रमुख कंपनियों में कर्मचारियों की बर्खास्तगी का एक सिलसिला जारी है। आर्थिक मंदी की आशंकाओं के कारण इस साल की शुरुआत से अब तक कई कंपनियां 18,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी है। वही हाल ही में अमेज़न ने फिर से छंटनी की तैयारी कर ली है और इस खबर ने कई कर्मचारियों के होश उड़ा दिए हैं और हर किसी को अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा है। देखना यह है कि आखिर अब कितने लोग बेरोजगारी की मार झेलने को मजबूर होते हैं। कुछ समय पहले जिन कंपनियों ने कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया उनमें प्रमुख रूप से ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, फेसबुक शामिल है। वही आर्थिक मंदी की आशंकाओं के कारण इस साल की शुरुआत से अब तक 18,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी अमेज़न ने हाल ही में फिर से छंटनी की तैयारी कर ली है। जैसे ही ये खबर आई, अमेज़न में नौकरी कर रहे कर्मचारियों का हाल बेहाल हो गया और सब यही सोचकर परेशान है कि कहीं इस बार की लिस्ट में उनका नाम ना आ जाए। CEO ADJC ने दूसरे दौर के छंटनी के बारे में बता दिया था। वही हाल ही में ऐसी खबरें जोर पकड़ रही कि कंपनी पूरी दुनिया में 9,000 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है, चूंकि आने वाले दिनों में और अस्थिरता की संभावनाएं जताई जा रही हैं और इसीलिए कंपनी पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए छंटनी का सहारा लिया जा रहा है। छंटनी की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को जल्द ही इसकी जानकारी दी जाएगी। अमेज़न की दूसरी वार्षिक योजना प्रक्रिया बैठक के बाद ही यह फैसला लिया गया है। इसका असर भारत में विभिन्न विभागों में कार्यरत लगभग 500 लोगों पर पड़ेगा और वे बेरोजगार हो जाएंगे। अब की बार छंटनी अधिकांश रूप से वेब सेवाओं, मानव संसाधन और सहायता विभागों में की जाएगी। मार्च में 9,000 कर्मचारियों की छंटनी करने वाली अमेज़न कंपनी अब भारत के कर्मचारियों को पिंक स्लिप दे रही है। वही कुछ कर्मचारियों को पहले ही पिंक स्लिप दे चुकी है और इस तरह देखा जाए तो इस वर्ष अमेज़न ने अब तक छंटनी के तहत लगभग 27,000 कर्मचारियों को घर भेज दिया है। कर्मचारी के लिए नौकरी खोना बहुत बड़ी बात होती है और इस दबाव के चलते कई कर्मचारी तनाव व अवसाद का शिकार भी हो जाते हैं।
ऐसे में कंपनी की ओर से कहा जा रहा है कि वह उन कर्मचारियों के लिए मुआवजा पैकेज लागू करेगी जिसमें स्वास्थ्य बीमा लाभ, नौकरी प्लेसमेंट समर्थन शामिल होगा। यह तो आने वाली समय ही बताएगा कि कंपनी का ये पैकेज उन कर्मचारियों को राहत देगा या फिर उनकी दिक्कतें ज्यों की त्यों रहेगी। टेलीकॉम क्षेत्र के दिग्गज कंपनी वोडाफोन में भी अगले 3 सालों में 11,000 कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी। मौजूदा वित्त वर्ष में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ घटने की उम्मीद के चलते छंटनी की कवायद की जा रही है और बताया जा रहा है कि व्यवसायिक गति और संसाधन उपलब्धता को पूरा करने के लिए कंपनी को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है और इसी के चलते यह फैसला किया जा रहा है। वहीं वोडाफोन में बड़े पैमाने पर छंटनी की खबर से दूरसंचार कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। पेपर लीक के मुद्दों पर सीएम केसीआर को लेकर वायस शर्मिला ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने युवाओं के भविष्य के लिए शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने की मांग करी। वाईएसआरटीपी नेता वायस शर्मिला ने एक बार फिर मुख्यमंत्री केसीआर को चुनौती दी और उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर आश्वासन के तौर पर एक हलफनामे पर हस्ताक्षर करने की मांग करी है। शर्मिला ने मीडिया को शपथ पत्र के दस्तावेज भी जारी कर दिए। उन्होंने आश्वासन मांगा कि यह बिना किसी लीक के कुशलतापूर्वक और पारदर्शी रूप से आयोजित किया जाएगा। इसी आशय का ट्वीट किया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एनवीएस प्रभाकर ने कहा है कि यह घोषणा करना हास्यास्पद है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों का तेलंगाना पर असर पड़ेगा और कांग्रेस सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोगों का फैसला एक विकल्प के प्रति है। उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि तेलंगाना में बीआरएस का विकल्प भाजपा सरकार है। तेलंगाना में कांग्रेस को कितना समर्थन है यह दुब्बाका और हुजूराबाद उपचुनाव के नतीजों को देखकर समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जीएमसी चुनाव ने साफ कर दिया कि लोग भाजपा सरकार का कितना सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर सरकार ने 21 दिनों के लिए राज्य अवतार दिवस समारोह आयोजित करने का फैसला किया है, लेकिन बीआरएस को राज्य अवतार दिवस समारोह आयोजित करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पानी, फंड और नियुक्तियों को अवरुद्ध करने वाले केसीआर ने तेलंगाना में बियर लीक और कर्ज में प्रगति की है। 9 साल में जमीनें और खजाना लूटा गया। उन्होंने कहा कि शासन गुलाबी हो गया है और लोगों को गुलाब के फूल चुभ रहे हैं। यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया मामले में प्रशांत आज सीसीएस साइबर क्राइम के सामने पेश हुए। साइबर क्राइम पुलिस कांग्रेस सांसद उत्तम कुमार रेड्डी की शिकायत की जांच कर रही है। सीसीएस साइबर क्राइम यूथ कांग्रेस वॉर रूम प्रभारी प्रशांत के खिलाफ मामले की जांच कर रही है। प्रशांत को 41 सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया गया था। पूछताछ में प्रशांत के साथ 3 अन्य कर्मचारियों का भी पेश होना जरूरी था। उत्तम कुमार रेड्डी की शिकायत के बाद मामले की जांच करी गई तो उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। दूसरी ओर 5 मई को साइबर क्राइम पुलिस ने उत्तम द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया कार्यालय में तलाशी ली और 5 कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और कुछ दस्तावेज जब्त किए गए। साइबर क्राइम पुलिस ने पाया कि यूथ कांग्रेस का सोशल मीडिया रूम बंजारा हिल्स में प्रशांत के नेतृत्व में चल रहा था और पता चला है कि यूथ कांग्रेस के वॉर रूम से कुछ राजनीतिक नेताओं को ट्रोल करने वाले पोस्ट अपलोड किए जा रहे हैं। सरूर नगर सेवक अकुला शिवानी ने कांग्रेस लिकोची गुडा नगर सेवक नारपल्ली राजशेखर रेड्डी द्वारा की गई टिप्पणियों का जवाब दिया और पार्षद अकुला शिवानी ने राजशेखर की इस टिप्पणी की आलोचना करी कि पाकिस्तान नरेंद्र मोदी के 9 साल के शासन का फायदा उठा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सिर्फ ताजमहल और मदर टेरेसा की बात कर रहे हैं और उन्हीं के साथ हम राम सेतु, तंजावुर और हम्पी, शिवाजी की मां जीजाबाई, रानी रुद्रमा देवी, सरोजिनी नायडू और चकली इलम्मा जैसे कार्यकर्ताओं की महानता के बारे में बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता बक्का जुडसन ने आरोप लगाया है कि मंत्री केटीआर ने मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी की मौजूदगी में फॉक्सकॉन कंपनी का जो शिलान्यास किया था वह बहुत बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा है कि यह सब सीएम केसीआर के बेटे मंत्री केटीआर की 200 एकड़ जमीन को अवैध तरीके से बेचने की चाल है। उन्होंने सीबीआई से शिकायत करी। शिकायत के मुताबिक सरकार ने अब तक इस प्रोजेक्ट की डीपीआर नहीं दी और इस कंपनी के पीछे बीआरएस यूके के एनआरआई एडवाइजर है। उन्होंने केटीआर और कविता के करीबी पर इलेक्शन ईयर में कई कंपनियों से मिलीभगत कर क्विड प्रो स्कीम को परमिशन देने का आरोप लगाया और सरकार कर रही है कि
400 करोड़ की लागत से बन रही यह कंपनी 34,000 लोगों को रोजगार देगी, लेकिन आरोप है कि यह कंपनी इतना सक्षम नहीं है और यह सब बैंकों को धोखा देने की साजिश है। हैदराबाद पुलिस ने पैदल चलने वालों के लिए पेलिकन सिग्नल उपलब्ध कराया है। शहर की अलग अलग सड़कों पर लगाया गया है। हैदराबाद के आयुक्त सीवी आनंद ने औपचारिक रूप से टैंक बंड पर स्थापित पेलिकन सिग्नल का उद्घाटन किया है। मौके पर सीपी सीवी आनंद ने कहा कि शहर में लोग फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पेलिकन सिग्नल ट्रैफिक में सड़क पार करने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 30 पेलिकन सिग्नल लगाए गए हैं। कहा जाता है कि प्रत्येक पेलिकन सिग्नल पर स्वयंसेवक होते हैं। सीपी ने कहा कि हर साल 45% से ज़्यादा सड़क हादसे पैदल चलने वालों के होते हैं। सीपी सीवी आनंद ने बताया कि ज़्यादातर हादसे सड़क पार करते समय होते हैं और इसलिए पेलिकन सिग्नल का इस्तेमाल कर सड़क हादसों को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं। तेलंगाना सरकार ने गरीब व बेघर लोगों को डबल बेडरूम देने का पूर्व में जो वादा किया था, अब उसे निभा रही है और इस योजना के अंतर्गत गरीब व बेघर लोग लाभान्वित हो रहे हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी इससे वंचित हैं। आखिर क्यों ये लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं? क्यों इन्हें नहीं मिल रहा डबल बेडरूम, जबकि ये लोग उसके हकदार हैं? कई विधानसभा क्षेत्रों में डबल बेडरूम योजना के अंतर्गत पहले से बन चुके मकानों को लॉटरी के माध्यम से लोगों को दिया जा रहा है। यानी यहाँ उनकी पात्रता नहीं देखी जा रही, बल्कि लॉटरी के माध्यम से उनका चयन किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जिसका नाम लॉटरी द्वारा चुना जाएगा उसी को मकान मिलेगा और इसी वजह से कितने ही गरीब व बेघर लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और ऐसे में उनका गुस्सा होना व चिंता करना जायज है। अब ये लोग अधिकारी वर्ग पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। अधिकारी के कार्यालय पर आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि पात्रता के बावजूद घर न मिलना इनकी चिंता बढ़ा रहा है। ऐसा ही कुछ हाल ही में नागर कर्नूल जिले में देखने में आया। यहाँ के केंद्र कलवाकुर्ती टाउन सेंटर में लोगों ने कलेक्टर के ऑफिस यानी कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जिलाधिकारी को रोकने की कोशिश की। गुस्साए लोगों ने जिलाधिकारी को उनके ऑफिस में जाने से रोका और साथ ही अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बताया। इतना ही नहीं, कलेक्ट्रेट के बाहर बैठकर उसका घेराव करके इन लोगों ने आंदोलन किया है और इसी के बाद हुआ यह कि अधिकारियों ने पुलिस को आंदोलनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए और जबकि इन आंदोलनकारियों की सिर्फ इतनी मांग थी कि पात्रता रखते हुए भी इनके साथ न्याय नहीं हो रहा। ये गरीब लोग चाहते हैं कि इन्हें भी डबल बेडरूम मकान दिया जाए, पर लॉटरी द्वारा चयन के चलते इन्हें मकान नहीं मिला है। गरीब लोग जहां अपनी चिंता व दुख कलेक्टर को बताने और उनसे बात मनवाना चाहते थे, वहीं कलेक्टर के न मानने और हठधर्मिता पर अड़े रहने के कारण मामला बिगड़ गया। जिला कलेक्टर ने अपना धैर्य खोते हुए तत्काल आंदोलनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें यहां से खदेड़ने का आदेश दिया। पुलिस ने मामले को आगे बढ़ने से रोक दिया और कलेक्टर को उनके चेंबर में भेज दिया। आंदोलन कर रही महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, पर वे लोग सिर्फ अपना दुख व्यक्त कर रहे थे। गरीब व बेघर लोगों को सारी योग्यता के बारे में बाद में भी घर नहीं मिल रहा। साथ ही यह आरोप भी लग रहे हैं कि जिनके पास अपना घर है उन्हें ये डबल बेडरूम मिल रहे हैं। अब गरीब के साथ अन्याय नहीं तो क्या हो रहा? और जब वे इसका विरोध कर रहे हैं और किसी तरह अपना हक पाना चाहते हैं तो उनके साथ जोर जबरदस्ती व कानूनी कार्रवाई हो रही है। अब ये बेचारे गरीब करे तो क्या करे और कैसे अपने हिस्से का न्याय पाए? कुछ नतीजा न निकलने और बात न सुनी जाने पर ये लोग आत्महत्या की चेतावनी भी दे रहे हैं। अब देखना ये है कि इन्हें न्याय कब तक मिलता है, या फिर मिलता भी है या फिर नहीं। पिछले कुछ दिनों से डबल बेडरूम न मिलने पर इस तरह के आंदोलन व विरोध प्रदर्शन कई जगहों में देखने को मिल रहा है और एक तरफ जहां कई लोगों को डबल बेडरूम दिया जा रहा है, वहीं कई लोग इससे वंचित हैं और यही वे लोग हैं जो कई तरह से विरोध प्रकट कर रहे हैं।
कई बार तो पुलिस को इन्हें रोकने के लिए 144 सेक्शन भी लागू करना पड़ रहा है। और देखना यह है कि ये सब कब तक चलता है और हर गरीब को ये डबल बेडरूम मिल भी पाता है भी या फिर नहीं। हैदराबाद के मलकपेट थाने के इलाके के तिगलागुडा में एक अज्ञात महिला का बिना धड़ वाला सिर मिला। अज्ञात लोगों ने महिला के सिर को काले कपड़े से ढककर कैचमेंट एरिया में फेंक दिया। इसी के साथ स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सिर को कब्जे में ले लिया। माना जा रहा है कि उसकी हत्या कर उसका सिर लाकर फेंक दिया गया था। पुलिस को शक है कि हत्या की शिकार महिला मुस्लिम है, लेकिन महिला की हत्या कहाँ की गई है और धड़ कहाँ है, इस बात की जांच की जा रही है। साइबराबाद एसओटी पुलिस ने प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड और एथिलीन पाउडर से आम बेचने वाले व्यापारियों के गोदामों पर छापेमारी करी। पिछले 15 दिनों में कुल 9 मामले दर्ज किए गए हैं। एथिलीन पाउडर के पैकेट और डिब्बाबंद फल जब्त किए गए हैं। ग्रेटर हैदराबाद के कई फल कारोबारी लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, केमिकल आम को पका रहे हैं। रसायनों के व्यापक प्रयोग के कारण आम जल्दी पकते हैं। व्यापारी इन फलों को सड़कों और बाजारों में बेच रहे हैं। साइबराबाद एसओटी पुलिस ने पाया कि कई व्यापारी आमों को जल्दी पकाने के लिए अवैध रूप से एथिलीन और कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल कर रहे थे। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि ये सबसे खतरनाक रसायन है। मदापुर जोन में 3, राजेंद्र नगर में, बालानगर जोन में 2 तथा मिर्चल जोन में 4 मामले दर्ज करे गए हैं। व्यापारी आम को जलाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि इससे कैंसर के साथ साथ किडनी और लीवर की समस्या होने की भी खतरा होता है। कहा जाता है कि केमिकल युक्त कृत्रिम रूप से तैयार फलों का सेवन करना बहुत ही खतरनाक होता है और इससे मोटापा, गैस की समस्या, कब्ज और त्वचा रोग हो जाते हैं। यह स्पष्ट है कि यदि आप रसायनों से खराब हुए फल खाते हैं तो आप बीमारी लाएंगे।